चलिए दोस्तों, आज प्रारंभ करते हैं हम अपने हिंदी साहित्य का। ये हमारा दूसरा क्लास है। पहली क्लास में हमने देखा कि कैसे सिलेबस है आपका, पाठ्यक्रम क्या है। उसमें मैंने डिकोड करने की कोशिश किया, जहाँ-जहाँ आपको थोड़ी समस्या हो सकती है, जहाँ मुझे लगा। उसके अलावा मैंने पूरा पाठ्यक्रम बताया आपको, यूपी, टीजीटी, पीजीटी और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी का भी हमने बताया वहाँ पे पाठ्यक्रम क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी ये क्लास चल रही है, जो हमारी क्लासेज होंगी आगे नियमित, ये सभी क्लासेज आप किसी भी राज्य की टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बैठना चाह रहे हैं, वहाँ आपको काम देने वाली है। क्योंकि जो मैं यहाँ आपको जिस पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, जो चीजें आपको दे रहा हूँ, ये पीडीएफ इस तरह तैयार की गई है, यह सामग्री इस तरह तैयार की गई है कि सामान्यतया हर राज्य में, जहां भी, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं, जहां भी हिंदी का टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा, इस कंटेंट से बाहर प्रश्न नहीं आना है। इतना आप भरोसा करके चलिए। उसके अलावा मैं जो अभ्यास प्रश्न कराऊंगा, उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। मैंने पहले ही बता रखा कि मैं 80%, लगभग 80% की गारंटी लेता हूं कि जितना हमारे चैनल पे सामग्री आ जाएगी, अगर आपने उसको, देखिए, अभ्यास हर चीज के लिए आवश्यक होता है। पहले जब महाभारत काल या फिर आदिकाल में देखेंगे आप, प्राचीन काल में जब योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र दिए जाते थे, तो अभ्यास की बात जरूर की जाती थी। आज भी आप देखिए, तो जो हमारे यहाँ मिसाइल वगैरह बनाई जाती हैं, तो बराबर उनका टेस्ट होता रहता है। तो जो आपकी विद्या है, उसको अभ्यास की जरूरत पड़ती है। जो आपने पढ़ा, उसको प्रत्येक दिन अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो विद्या भूल जाएगी, वह किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को देखते रहिए बराबर और अभ्यास करते रहिए। तो चलिए, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का, जो कहा जाए तो व्यवस्थित तरीके से जो लेक्चर, ये पहला लेक्चर होगा हमारा। और पहला है तो पहला हमारा हिंदी साहित्य के बारे में अब देखने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन, काल विभाजन और नामकरण। इन तीनों विषयों पर आपको विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत मिलेंगे। यानी कि साहित्य इतिहास का लेखन कब से प्रारंभ हुआ, किसको प्रथम साहित्य इतिहास माना जाएगा, काल विभाजन कैसे हुआ है और किसके काल विभाजन को प्रामाणिकता दी जाती है, किसका काल विभाजन माना जाता है सही, और नामकरण, उस काल का जब काल विभाजन किया गया तो नामकरण भी किया गया, तो किसका नामकरण सर्वमान्य है और कौन सा नामकरण उस काल की विशेषताओं को समुचित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से प्रतिबिंबित करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख्य ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं। गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता, गोकुलनाथ जी की एक रचना है जिसका नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता। उसके अलावा 252 वैष्णवन की वार्ता, गोकुलनाथ जी की दो कृति है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। नाभादास कृत भक्तमाल, और नाभादास की एक रचना है जिसका नाम क्या है, भक्तमाल। नाभादास की रचना का नाम क्या है, भक्तमाल। कवियों का विवरण मात्र होने से इसे इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता। देखिए ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं कि केवल कवियों के विवरण से, इन सब में कवियों का विवरण किया गया है, तो केवल इतने से इतिहास थोड़ी नहीं कहा जाएगा कि आपने किसी खास चीज का केवल उल्लेख कर दिया तो वह इतिहास नहीं होगा। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं सदी में गारसाद तासी कृत, 19वीं सदी में एक विद्वान रहते हैं गारसाद तासी। ठीक है। उनकी एक कृति है इस्तवार दल्ला लितरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, इस्तवार दल्ला लितरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी के नाम से माना जाता है। तो इसे माना जाता है कि यह साहित्य लेखन की जो परंपरा प्रारंभ हुई, जहां से माना जाता है कि अब इसके बाद की जितने पुस्तकें हैं वो इतिहास कही जा सकती हैं। यानी कि पहला फ्रांसीसी फ्रेंच विद्वान गारसाद तासी है, ये फ्रेंच है, इसने लिखा। अब विभिन्न प्रकार की देख लेते हैं लेखन परंपरा का विकास हुआ और कौन कौन से इतिहास लिखे गए, उनका विषय क्या है, उनमें किस बात का उल्लेख है। इन सारी चीजों को देखते चल रहे हैं। एक आध दो प्रश्न जरूर आते हैं यहां से। ठीक है। तो चलिए, इस्तवार दल्ला लेतरेतुइर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इस्तवार दल्ला लितरेत्यूर एंदुई
ए हिंदुस्तानी, गारसा द तासी की पुस्तक है। घबराइएगा मत, बार बार आप जब अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा। जब हम लोग भी ग्रेजुएशन कर रहे थे तो इस चीज को याद करना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, तो इसे बार बार करेंगे और थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, आप समझ भी जाएंगे। गारसा द तासी की ही है। इसमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण है। अंग्रेजी वर्णक्रम में दिया गया है, जैसे ए बी सी डी इस तरह है। तो जो पहले जितने कवियों का नाम अ या ए होगा वे पहले आएंगे, फिर ब वाले आएंगे, फिर जो है स वाले या क वाले आएंगे। केवल 72 कवि हिंदी से संबंधित हैं। इन 738 कवियों में मात्र 72 कवि हिंदी से संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका यह प्रश्न बन रहा है कि उसमें हिंदी से संबंधित कितने कवि हैं। दो भागों में से बांटा गया है। 1839 ईस्वी में प्रथम भाग का प्रकाशन होता है, 1847 में द्वितीय भाग का। दूसरा संस्करण 1871 में आया। इसमें 3 खंड कर दिए गए। फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। एंदुई का अर्थ है हिंदवी, हिंदी, और हिंदुस्तानी का अर्थ है हिंदुस्तानी, उर्दू। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवाद अनुवाद सामंत की ओर से पोरस में प्रकाशित किया गया। ठीक है, जिसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इन्होंने नामकरण का कहीं प्रयास नहीं किया। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों संबंधी सामग्री का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास किसने किया है? रुक जाइए, मैं हाइलाइटर ट्राई करता हूं। अगर हाइलाइटर इस पे चल गया तो अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या है, छप जा रहे हैं शब्द। हाँ, चल तो रहा है हाइलाइटर। इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम कर लेते हैं। थिकनेस कम हुई, सही है। हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से किसने? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। प्रश्न पूछा गया है कई बार। 1952 में इसका प्रकाशन हुआ। उसके बाद तजकीरा ई सुकीरा ई हिंदी मौलवी करीमुद्दीन का है। 1848 में इन्होंने लिखा, इसका रचना किया। दहलवी कॉलेज द्वारा प्रकाशित ग्रंथ 1004 कवियों का विवरण दिया गया है, जिसमें 62 कवि जो हैं वो हिंदी से संबंधित है। ऊपर देखा आपने 738 कवियों में से मात्र 72 हिंदी के थे, और यहां आपने देखा कि 1004 कवियों में केवल 62 कवि हिंदी के हैं। इस ग्रंथ का महत्व इस बात में है कि इसमें सर्वप्रथम काल विभाजन का ध्यान रखा गया, किंतु नामकरण नहीं किया गया, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। ध्यान देते जाइएगा आप लोग, मैं खासकर उसी को हाईलाइट करूंगा। यहाँ पे आपने देखा कि इन्होंने कितने कवियों का उल्लेख किया। पहली चीज, दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ। 1004 कवियों में मात्र 62 कवि हिंदी के थे। काल क्रम का ध्यान रखा गया, इसमें पहले वाले में नहीं ध्यान रखा गया था। इस्तवार दलाल तिरुतर हिंदुस्तानी में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाषा काव्य संग्रह। उसके बाद आता है भाषा काव्य संग्रह। महेश दत्त शुक्ल जी ने लिखा 1873 में। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ था। ध्यान रखिएगा, हिंदी में लिखा गया प्रथम ऐसा ग्रंथ है। तो जब बात प्रथम किया जाए तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर ने लिखा। ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज और लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। 1883 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1000 से ज्यादा, मतलब 1003 कवियों का यहां उल्लेख मिलता है। भाषा कवियों का विवरण दिया गया है, यानी कि इसमें भाषा कवियों का विवरण है। इसी के से यह बाद के इतिहासकारों के लिए आधार भी रहा। शिव सिंह सरोज। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है, यानी कि वर्णों के हिसाब से जो है लिखा गया है, कवियों का विवरण दिया गया है। काल विभाजन, क्या आ रहा है बार बार, काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, इसमें कालक्रम का ध्यान नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा, और ना ही नामकरण का प्रयास किया गया है। तो ऐसे ही पूछा जाएगा। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया क्या है? द वर्ना, अब वो बीच वाले में नहीं ही होगा। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 में लिखा था इस पुस्तक को। इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में किया गया। बहुत से विद्वानों ने इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कहा। ठीक है, अब क्यों कहा बहुत विद्वानों ने, इसके उनके अपने तर्क होंगे, लेकिन यहाँ जो मौजूद तथ्य हैं उनको देखते हैं।
इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया। अभी तक आपने देखा जहां 738 कवि हैं वहां मात्र 60 का 72 का वर्णन है, जहां 1003 है वहां पे मात्र ले दे के जो है कुछ कवियों को वहां रखा जाता है गिने चुने। तो यहां क्या हुआ, यहां पहली बार आपने देखा कि अलग किया गया, पृथक्करण किया गया हिंदी भाषा की दृष्टि से जो क्षेत्र था वहां के कवियों को, वहां के साहित्य को। इसमें पहली बार कवियों को कालानुक्रम अनुसार वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित भी किया गया। मतलब क्या हुआ, कवियों का कालानुक्रम का वर्गीकरण किया गया, मतलब पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, इस तरह से। उसके अलावा उनकी प्रवृत्तियों का, मतलब वह कविता किस प्रवृत्ति की है, श्रृंगारिक है, वीरगाथात्मक है, प्रशस्ति है, क्या है, इस तरह से। संपूर्ण ग्रंथ 11 अध्यायों में विभक्त हुआ, 11 अध्याय, प्रत्येक अध्याय एक काल का सूचक है। हर अध्याय का नामकरण भी किया गया है। इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया। 886 कवियों का विवरण का आधार शिव सिंह सरोज है। अब ध्यान रखिएगा यहां, ठीक है, पूछा जाता है यह प्रश्न कि निम्न में से कौन सी रचना का आधार शिव सिंह सरोज है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का भी जो विवरण का आधार इन्होंने बनाया शिव सिंह सरोज को ही बनाया है। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भक्ति काल 16वीं 17वीं सदी को स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, क्या क्या स्वर्ण युग कहा है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। किसकी पुस्तक को, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ इंडिया का, लिटरेचर नॉर्दर्न हिंदुस्तान का, ठीक नाम से 1957 में प्रकाशित करवाया। किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास करवाया इनकी बुक का। ठीक है, उसके बाद अगला आता है मिश्र बंधु विनोद। तो मिश्र बंधु विनोद के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने मिश्र बंधुओं ने लिखा इस पुस्तक को, प्रथम 3 भाग, 4 भागों में प्रकाशित। प्रथम 3 भाग जो रहा वह 1913 में प्रकाशित हुआ। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। इसमें 4551 कवियों को शामिल किया गया, लगभग 4500 आप अगर कहेंगे 4500 कवियों को रखा गया। ग्रियर्सन यद्यपि काल विभाजन एवं नामकरण कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिश्र बंधुओं को ही दिया जाता है। ठीक है, ग्रियर्सन ने कार्य तो किया था लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां थी। स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई आपका आगे आने वाला रहता है, इंसेस्टर्स रहते हैं, तो वे आपके द्वारा किए हुए कार्यों में संशोधन करते हैं, तमाम प्रकार के सुधार करते हैं। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया। मिश्र बंधु 3 भाई थे, तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में, इसलिए आपको ध्यान रखना है। मिश्र बंधुओं के 3 भाई कौन कौन 3 भाई हुए, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी मिश्र को ही कृष्ण बिहारी मिश्र भी कभी कभी कहा जाता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया, 1929 में। ये बड़े ही दबंग है, अगर मैं इन्हें हिंदी साहित्य का चुलबुल पांडे कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, दबंग हिंदी साहित्य का। ठीक है, और इनके बारे में अगर जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा है तो इनकी कहानियों के बारे में आप जरूर सुने होंगे। अगर आप BHU से हैं या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं तो अगर इनकी कहानी के बारे में नहीं सुना तो आपने क्या सुना। यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। प्रश्न यह आ चुका है कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था, तो हिंदी शब्द सागर की। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया गया था। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य इतिहास को विश्लेषित किया गया। देखिए, मैं बहुत, अगर आपको लग रहा गति ज्यादा हो गई है तो थोड़ा सा आप लोग यूट्यूब से स्पीड कम कर सकते हैं। मैं स्पीड नॉर्मल रखूंगा और जहां आवश्यक नहीं है वहां स्पीड अपनी गति थोड़ी सी तेज रखूंगा। क्यों? क्योंकि वीडियो अनावश्यक रूप से लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जहां तथ्य हैं, जहां आपके लिए महत्वपूर्ण सामग्री है, बिल्कुल ठहर के आराम से 2 बार 3 बार रिपीट करते हुए आगे बढ़ूंगा। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया गया। आचार्य शुक्ल जी ने अपने पहले लिखे गए साहित्यहासिक ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह कहा। शिव सिंह सरोज को कविवृत्त संग्रह, मतलब उन्होंने क्या कहा कि बस ये मात्र कवियों के रचनाओं और उनका संग्रह है, इससे ज्यादा नहीं है, इतिहास नहीं है,
बड़े बेबाक और बहुत ही जो है विद्वान व्यक्ति थे। सिंह सिंह सरोज कवि वित्त संग्रह, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, बड़ा कवि वित्त संग्रह। इन्होंने क्या कहा देखिए, मिश्र बंधु विनोद को प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। नामकरण इन्होंने दो आधारों पर किया। अब आप कहेंगे कैसे इन्होंने नामकरण किया, तो इन्होंने बताया दो आधार लिए। काल विभाजन के भीतर प्राप्त होने वाली विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता व उनके स्वरूप के अनुसार इन्होंने जो काल विभाजन किया शुक्ला जी ने। ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर भी कहा, ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि होती है। अब देखिए बात समझिएगा, किसी काल की जो प्रसिद्धि होगी तो क्या होगी, जैसे अगर मैं चाहता हूं, मेरी एक विचारधारा है कि हर जगह सड़क पर पेड़ पौधे लगे होने चाहिए, तो क्या होगा, जब कोई विचार अखबारों में कोई आर्टिकल आएगा अखबारों में जिसमें प्रकृति के संरक्षण की बात की जाएगी, या कोई व्यक्ति है वो प्रकृति के संरक्षण की बात कर रहा है, प्रकृति प्रेम की बात कर रहा है, तो क्या करूंगा, मैं उसे बहुत पसंद करूंगा। ठीक है, मैं उसकी बातों को सुनूंगा, उसकी बातों का प्रसार करूंगा, समर्थन करूंगा। तो वही है, जो प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति है। अब जो मेरी लोक प्रवृत्ति है, यानी कि मैं क्या चाहता हूं, मैं लोग हुआ, मैं व्यक्ति हुआ, तो मेरी प्रवृत्ति क्या है, पर्यावरण, वातावरण, हरियाली। तो क्या हुआ, अगर मेरे से मिलता जुलता कोई विचार होगा तो मैं प्रसार नहीं करूंगा उसका। और अगर कोई देखेगा, मान लीजिए कोई रचनाकार है, कोई लेखक है, तो देखेगा जनता हरियाली की मांग करती है, जनता हरी हरी चीजों की बात कर, जनता प्रकृति संरक्षण की बात करती है, तो क्या करेगा, वो जनता के मन के मुताबिक रचनाएं करेगा, लेख लिखेगा, तो उसे जनता ज्यादा पसंद करेगी। मिश्र बंधु विनोद के अतिरिक्त सामग्री सहयोग के लिए इन ग्रंथों के नाम शुक्ल जी ने दिए हैं, जैसे हिंदी कोविद रत्नमाला। देखिए मैं ऊपर किया था लेकिन हाईलाइट नीचे हो गया, रुकिए इसे हटाते हैं। हाँ, हिंदी कोविद रत्नमाला बाबू श्याम सुंदरदास की रचना है ये। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी जी की है। ब्रज माधुरी सार, ब्रज तो कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी जी ने, उसके अलावा ब्रज माधुरी चलिए, कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी जी और ब्रज माधुरी वियोगी हरि जी, इनकी रचना है। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ से बात करें तो शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ से क्या क्या बातें हैं, किसी काल विस्तार को लेकर यों ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। ध्यान रखिए कितनी कमाल की बात कर रहे हैं शुक्ल जी। कभी कभी क्या होता है, स्टेटमेंट दे देगा, किसका कथन है, किस विद्वान का कथन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, किसी काल विस्तार को लेकर यों ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाजन नहीं कहला सकता, या ऐतिहासिक विभाजन यहां होगा, यहाँ टाइपिंग एरर है। रीति काल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण है। अब उसी इन्हीं की बातों को दूसरे शब्दों में कह दिया गया। तो जो साहित्य होती है, जो जनता पसंद करती है, जनता में चलता रहता है, भाई देखिए अभी क्या है, अब आप देखेंगे अभी कुछ दिनों पहले साइंस फिक्शन या कहा जाए तो फिक्शनल मूवी ज्यादा देखी जा रही है, या कहा जाए तो जिसमें बहुत ज्यादा वीएफएक्स का प्रयोग किया गया है, वो ज्यादा फिल्में देखी जा रही हैं। तो अब देखिए बहुत ज्यादा हीरोइक फिल्म देखी नहीं जा रही है। अब क्या हो रहा है, रियलिस्टिक चीजें देखी जा रही हैं जो समाज से जुड़ी हुई हों। सामान्य मूवी देखने नहीं आ रही है। आप देखिए पंकज त्रिपाठी जी की मूवी, मनोज वाजपेयी की, जो ड्रामा स्टूडेंट रहे हैं उनकी फिल्में अब आ रही हैं ज्यादा। अब ज्यादा हीरोइक नहीं आ रही कि नहीं आप दिखाइए कि आपने 10 गुंडों को एक साथ मार दिया, आप दिखाइए कि आप 100 महले से कूद पड़े, लेकिन हीरो है, आपको जो है कुछ नहीं हुआ, गोलियां चल रही हैं, आपने एक गोली मारा, गुंडे को लग गई, लेकिन गुंडा गन मशीन से चला रहा है लेकिन आपको नहीं छू रही है गोली। तो इस तरह की चीजें जो क्या होती हैं, ये समाज जब वैसा देखना चाहता है तो साहित्यकार, रचनाकार, कवि, लेखक उस तरह की रचनाएं करने लगते हैं। तो ये क्या हो गया, यह जनता की ही संचित चित्त प्रतिबिंब है, चित्रवृत्ति का, जनता की ही मनोभावों की जो है अभिव्यक्ति है साहित्य। आगे क्या कहते हैं, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। ध्यान रखिएगा क्या कह रहे हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव जो है सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। अब देखते हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। देखिए होता क्या है ना कि जैसे मैंने पेन जानबूझ के मंगाया, पेन टैब आप लोगों के लिए ही,
क्योंकि इससे पढ़ाने में थोड़ी आसानी होती है, चीज़ें इंडिकेट होती हैं। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी बेहतरी के लिए हर चीज़ हो। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा 1938 में। इसमें सिर्फ आदिकाल व भक्ति काल 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक की अवधि को ही स्थान दिया गया। आगे का भाग वे नहीं लिख पाए। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का को संत काव्य इन्होंने कहा। जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा है, जैसे जब मैंने आपको पहले इंट्रो दिया है क्लास का, पहली क्लास में, तो इसके बारे में मैंने बताया ज्ञानाश्रयी शाखा क्या है, प्रेमाश्रयी शाखा क्या है, इसके बारे में बता रखा है पहले से। निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य नाम दिया गया। इसमें अपभ्रंश साहित्य के सबसे बड़े हिस्से को भी शामिल कर संधि काल की संज्ञा दी गई। ध्यान रखिएगा क्या कह रहे हैं, अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल किया गया करके संधि काल शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसे संधि काल की संज्ञा दे दी गई है। अब कहते हैं वर्मा जी ने इसी से आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल कहा है। तो यह पूछा जाएगा कि राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया है। ठीक है, किस नाम से, किस नाम, कौन सा नाम उन्होंने दिया है। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखी गई है जो है रचना है। यह किसकी रचना है? ये तीनों रचनाएं हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। इनकी रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 1952 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, किंतु उल्लिखित तीनों ग्रंथ साहित्य इतिहास संबंधी ही हैं। इनमें एक निश्चित साहित्य ऐतिहासिक दृष्टि भी मिलती है। आचार्य द्विवेदी ने इतिहास को परंपरा के विकास के रूप में व्याख्यायित करते थे। आदिकाल का स्वरूप निर्धारण, भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि, पूर्ववर्ती सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत काव्य धारा का संबंध उद्घाटन, हिंदी सूफी काव्य का आधार संस्कृत, प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को मानना आदि इनकी साहित्य इतिहासकार के रूप में उपलब्धियां हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। गणपति चंद्र गुप्त ने 1965 में लिखा। संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में इन्होंने विभाजित कर दिया, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये 3 भागों में इन्होंने पूरे इतिहास को बांट दिया। उसके बाद इसमें साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित करते हुए उसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत करने की चेष्टा की। किसमें? गणपत चंद्र गुप्त के इतिहास में। अब देखते हैं 1973 में आया, संपादक डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर दयाल हरदयाल, हिंदी साहित्य का इतिहास। बड़ी मोटी बुक है, आज भी पढ़ी जाती है, बहुत लोग पढ़ते हैं। नागेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से विशद ग्रंथ रचा गया। इतने विद्वानों के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से संपूर्ण ग्रंथ में अद्योपांत नहीं हो पाई। ठीक है, मतलब इतना विस्तार हो गया कि इसका अंत नहीं, किंतु फिर भी प्रत्येक काल व उससे जुड़े रचनाकारों पर सरल भाषा में अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणित व व्यवस्थित सामग्री के कारण यह विद्यार्थियों में विशेष रूप से प्रचलित है। मैं पहले बता दिया आपको, बहुत विस्तृत इन्होंने लिखा है और काफी इसमें चीजें इन्होंने दिया भी है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा 1986 में लिखा गया। साहित्य इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त करने वाला यह ग्रंथ अपनी लोकप्रियता और आकर्षण के में अद्वितीय है। कौन सा ग्रंथ का नाम है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और मैं व्यक्तिगत भी बताऊं आपको, काफी कारगर है। राम स्वरूप चतुर्वेदी मूलतः आचार्य शुक्ल की दृष्टि से प्रभावित है, फिर भी उन्होंने शुक्ल जी के युगीन दृष्टिकोण और द्विवेदी जी के परंपरावादी दृष्टिकोण में परस्पर संबंध बनाते हुए लिखा है। देखिए, शुक्ल जी का दृष्टिकोण क्या है? युगीन दृष्टिकोण, कभी कभी यह भी पूछ लेगा। और द्विवेदी जी का क्या है? परंपरावादी दृष्टिकोण। लेकिन इन्होंने दोनों के बीच सामंजस्य बनाया है। अब देखते हैं, इस्तवार दल्ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, गारसा तासी ने लिखा 1839 में। तजकीरा ई सुअरा ई हिंदी, तब कासुसुअरा 1848 में मौलवी करीमुद्दीन जी द्वारा। भाषा काव्य संग्रह 1873 में महेश दत्त शुक्ल द्वारा। शिव सिंह सरोज 1883 में शिव सिंह सेंगर के द्वारा।
द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भागों में, एक 1909 में आया, एक 1914 में, श्याम सुंदर दास जी ने लिखा। मिस्र बंधु विनोद 1913 में मिस्र बंधु ने लिखा। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 एडविन गिब्स ने लिखा। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में FE के द्वारा लिखा गया। ब्रज माधुरी सार 1923 में वियोगी हरि के द्वारा लिखित। हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श 1923 में लिखा गया, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा। हिंदी भाषा का विकास 1924 में श्याम सुंदर दास जी ने लिखा। कविता कौमुदी, कविता कौमुदी 1928 में राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 में श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 में सूर्यकांत शास्त्री जी के द्वारा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं है, मत लिखिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में रमाशंकर शुक्ल रसाल जी के द्वारा। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। कभी केवल हरिऔध लिखा रहेगा, परेशान मत होइएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य 1933, संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में कृष्ण शंकर शुक्ल जी के द्वारा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में राम कुमार वर्मा जी के द्वारा। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी के द्वारा। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। खड़ी बोली और हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 में ब्रज रत्न दास जी के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा। हिंदी काव्यधारा 1944 में राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। हिंदी वीर काव्य 1945 में लिखा गया, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर के द्वारा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 नंद दुलारे वाजपेयी जी के द्वारा। रीति काव्य की भूमिका 1949 में डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 नंद दुलारे वाजपेयी जी के द्वारा। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 परशुराम चतुर्वेदी जी के द्वारा। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 में नलिन विमोचन शर्मा जी के द्वारा। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 भागों में 1961 में लिखा गया, नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1665 में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में संपादक नगेंद्र डॉक्टर हरदयाल जी के द्वारा। आधुनिक हिंदी आदिकाल का आदिकाल 1973 में नारायण चतुर्वेदी जी के द्वारा। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981 में मैनेजर पांडे जी के द्वारा। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 में विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के द्वारा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में बच्चन सिंह जी के द्वारा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजे जी के द्वारा, या अधूरा इतिहास भी मिलेगा। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004 में संपादक नीलाभ के द्वारा। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2012 में नीरजा माधव के द्वारा लिखा गया। उदय नारायण तिवारी कृत हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तथा भगीरथ मिश्र कृत हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास उल्लेखनीय ग्रंथ है। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी 1928 में 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की कविताओं तथा लोकगीतों का संकलन और संपादक। अब देखते हैं साहित्य इतिहास संबंधी अन्य उल्लेख ग्रंथ, यानी कौन और भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं यहाँ पे, वो देखते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य पूछा जाता है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कई बार पूछा गया है, माध्यमिक चयन बोर्ड में कई बार पूछा गया है। राजस्थान का पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा वही डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। चैतन्य मत और ब्रजभाषा साहित्य प्रभु दयाल मीतल।
राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, चंद्रकांत बाली। हिंदी साहित्य का विभाजन, काल विभाजन और नामकरण। अब इसको देख लेते हैं क्या किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन में नामकरण पहले आ रहा है, तो देखते हैं। चारण काल इन्होंने कहा 700 से लेके 1400 तक के समय को, 1400 ईस्वी तक के समय को उन्होंने क्या बोला, चारण काल। 15वीं सदी तक का धार्मिक पुनर्जागरण, 15वीं सदी के समय को इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा धार्मिक पुनर्जागरण। मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। ब्रज का कृष्ण काव्य 1500 से 1600 ईस्वी के बीच में मानते हैं। मुगल दरबार, तुलसीदास। रीति काव्य को 1580 से 1662 तक मानते हैं। तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती 1600 से 1700 ईस्वी तक। 18वीं शताब्दी 1700 से 1800 के बीच। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में मिस्र बंधुओं का काल विभाजन एवं नामकरण। प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल और अलंकृत काल। प्रारंभिक काल को भी इन्होंने दो भागों में बांटा, जैसे कि अभी शुक्ल जी ने कहा था ना कि किसी काल को उत्तर काल और पूर्व काल के रूप में विभाजित कर देना साहित्य इतिहास नहीं है। उन्होंने बोला ये चीज। पूर्व प्रारंभिक काल का समय इन्होंने कहा 700 संवत 700 से 1343 विक्रम संवत। उत्तर प्रारंभिक काल को इन्होंने क्या कहा, 1344 से 1444 तक। माध्यमिक काल को इन्होंने कहा पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय निर्धारित किया 1445 से लेकर 1560 तक, और प्रौढ़ माध्यमिक काल का 1561 से लेकर 1680 तक। अलंकृत काल को इन्होंने क्या कहा, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। पूर्वालंकृत को 1681 से 1790 तक और उत्तरालंकृत को 1791 से 1889 तक। परिवर्तन काल को 1890 से 1925 तक की जो है समय बांटा। वर्तमान काल को 1926 से लेके अब तक को कहा है। अब देखते हैं आचार्य शुक्ल जी का विभाजन, और इनके विभाजन को ज्यादा मान्यता मिली। वीर गाथा काल, आदिकाल 1050 से लेके 1375 विक्रम तक। भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल 1375 से लेके संवत 1700 तक। रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल 1700 से लेके 1900 तक। गद्य काल, जिसे आधुनिक काल कहेंगे, 1900 से लेके 1984 तक के समय। अब देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन क्या किया गया है। प्रारंभिक काल को इन्होंने कहा, उसके बाद दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल कहा। प्रारंभिक काल को भी दो भागों में बांट दिए, पहला संधि काल, दूसरा चारण काल। संधि काल को कहा 750 से 1000 और चारण काल को कहा 1000 से लेके 1375। आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा काल विभाजन और नामकरण की बात करते हैं तो इन्होंने 4 भागों में मुख्य रूप से बांटा है। पहले को आदिकाल कहा, फिर इन्होंने भक्ति काल कहा, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल। आदिकाल का इन्होंने जो काल निर्धारण किया है, इन्होंने कहा जो आदि काल होगा 1000 से लेके 1350 संवत 1000 से 1350 तक। भक्ति काल को इन्होंने कहा 1350 से लेके 1700 तक। रीति काल को कहा 1700 से लेके 1900 तक। आधुनिक काल को लेके 1900 से आज तक आधुनिक काल तक माना है। तो यह इनका रहा विभाजन। अब देखते हैं गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन क्या है। इन्होंने क्या निर्धारण किया है गणपति चंद्रगुप्त ने। प्रारंभिक काल को इन्होंने माना है 1184 से लेके 1350 ईस्वी तक। सन 1184 से लेके 1350। पूर्व मध्यकाल को माना है 1350 से लेके 1600 ईस्वी तक, और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने माना है 1600 से लेके 1857 तक के समय को पूर्व मध्यकाल की संज्ञा दी। आधुनिक काल को इन्होंने माना है 1857 के बाद से। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन और नामकरण इस प्रकार है। इन्होंने आदि काल को 7वीं सदी से लेके मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक माना। सदी मतलब सदी मानिए। भक्ति काल को 14वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक माना। रीति काल को 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। आधुनिक काल को 19वीं सदी के मध्य से लेके अब तक का। लेकिन इन्होंने एक खास बात क्या किया है, आपने देखा आधुनिक काल को इन्होंने जो इसके उपभाग हैं इनको कायदे से एलोबरेट कर दिया। ठीक है, इनका विधिवत विवरण दे दिया। मतलब आधुनिक काल में भी जो वर्गीकरण रहा यहां स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है।
पुनर्जागरण काल इन्होंने, जो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, 1857 से लेकर 1900 तक के समय को माना। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग जिसे कहा जाता है, 1900 से लेकर 1918 तक के समय को माना। छायावाद युग जो 1918 से लेकर 1938 तक था, इन्होंने माना। उसके बाद छायावादोत्तर काल बना, जिसमें मुख्य रूप से दो प्रवृत्तियां ज्यादा प्रबल रही, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, और एक नवलेखनवाद। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में थोड़ा ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, इसलिए इन्होंने दोनों को समेट के 1938 से लेकर 1953 के बीच इसका विस्तार माना। जबकि नवलेखन काल उन्होंने 1953 से लेकर अब तक के समय को माना। मतलब 1953 के बाद से जितनी रचनाएं हैं वे सभी नवलेखन काल कही जाएंगे, उनको कहा जाएगा। उसके बाद देखते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के द्वारा। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने काल विभाजन कैसे किया? चतुर्वेदी जी अपने इतिहास में आचार्य शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकारोक्ति एवं कुछ संशोधन के साथ इस प्रकार किए हैं। कैसे किया है इन्होंने? तो इन्होंने किया है आदि काल, जिसे वीर गाथा काल कहा। राजा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी आदि काल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने देखा कि इसमें जो वीर गाथात्मक ग्रंथ हैं, जिनमें वीर रस का संचार है, वैसे ग्रंथों की अधिकता है। तो उन्होंने कह दिया कि वीर गाथा काल है, और इन्होंने 1000 से लेकर 1350 ईस्वी तक माना है आदिकाल को, यानी वीरगाथा काल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल जिसे कहा गया, 1350 से लेकर 1650 तक के समय को माना। उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल भी कहा जाता है, 1650 से लेकर 1850 तक के समय को माना गया। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी गई, जो कि 1850 से लेकर आज तक माना गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता है, इसलिए हम इसे गद्य काल कहेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह का भी प्रमुखतया पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसलिए देख लेते हैं। इन्होंने आदि काल को अपभ्रंश काल कह दिया और भक्ति काल का समय निर्धारण किया 1400 से लेकर 1650 ईस्वी तक। सामान्यतः शुक्ल जी ने भी वही, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी वही काल निर्धारित। रीति काल को इन्होंने 1650 से 1857 को माना, जो कि लगभग सभी ने उतना ही माना। आधुनिक काल को 1857 से अब तक माना, तो इससे ज्यादा इन्होंने नहीं कुछ एलोबरेट किया। अब देखते हैं साहित्य इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां। ज्यादातर परीक्षाओं में आपसे इतना डेप्थ में जाके नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर पूछ लेते हैं तो आपको तो तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आप एक्सक्यूज दे दीजिए कि अरे नहीं परीक्षाओं में आप आज तक नहीं पूछे, क्यों पूछ लिए, ठीक है। तो आपको खुद से तो तैयार रहना पड़ेगा ना। और अगर आप नेट वगैरह की परीक्षा दे रहे हैं, यूजीसी नेट की, तो पूछेगा ही पूछेगा। तो लेखन की 4 पद्धतियां प्रमुख रही। होता है ना कि जैसे जो विभिन्न प्रकार के लेखक होते हैं, उनकी अपनी मान्यताएं होती हैं, और उनकी मान्यताएं, उनकी प्रवृत्तियां, उनके द्वारा रचित ग्रंथ, उनके द्वारा जो रचा गया साहित्य होता है, उसमें परिलक्षित होती हैं, उसमें दिखाई देती हैं। तो पहला एक होता है वर्णानुक्रम पद्धति में इतिहास जो लिखा जाना। इसमें क्या होता है? रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम अक्षर वर्ण क्रम से दिया जाता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ सिंह का समय भले ही एक ही समय हो, किंतु उनका क्रम इस प्रकार होगा, पहले केदारनाथ सिंह, फिर चिंतामणि, फिर तुलसीदास जी। कैसे? पहले क आएगा, फिर तो च आएगा, पहले च थोड़ी ना आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि समय जो होता है वो चाहे जब हो, किसी भी काल के हो, लेकिन नाम से उसके बाद गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने भी इसी का प्रयोग किया है, ठीक है। वर्णानुक्रम पद्धति का। कालानुक्रमी पद्धति, रचनाकारों के विवरण उनके काल, समय के क्रम से दिया जाता है। रचनाकार की जन्मतिथि को आधार बनाया जाता है, मतलब कौन पहले पैदा हुआ, उसके बाद कौन रहा। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया है। देखिए यहां एक चीज ध्यान रखिए, जो पॉइंट आपको देखते चलना है, यह देखना किन व्यक्तियों ने इस पद्धति का प्रयोग किया है, ध्यान रखिएगा। तो वर्णानुक्रम पद्धति का गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने प्रयोग किया है, ठीक है। कमेंट करके बताइए आप लोग, गारसा दत्तासी के ग्रंथ का क्या नाम है जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा है, और शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का क्या नाम है। अभी पीछे आपने पढ़ा है, बैक करके नहीं जाना है, यही कमेंट करके बताइए। कालानुक्रम पद्धति में देखें तो जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु, ये 2 व्यक्ति होते हैं जो कालानुक्रमी पद्धति से साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं। तो इनके भी ग्रंथों का नाम कमेंट करके बताइए। यद्यपि ग्रियर्सन में विधेयवादी पद्धति के कुछ आरंभिक सूत्र मिलने लगते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति, तो अगर वैज्ञानिक पद्धति की बात करें तो इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर, निरपेक्ष और तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि निरपेक्ष और तटस्थ रहकर किस पद्धति में इतिहास का लेखन होता है, ठीक है। इतिहास लेखन सिर्फ और संकलन नहीं है,
सिर्फ तथ्य संकलन नहीं है, बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण का भी मांग करता है। अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना गया है। किसको? वैज्ञानिक पद्धति को। यहाँ अब एक आता है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति क्या कह रही है? फ्रेंच विद्वान तेन ने सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया: जाति, रेस, वातावरण, मिल्लियू, क्षण विशेष, मोमेंट। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण, सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन एवं विश्लेषण आवश्यक है। देखिए बड़ा स्पष्ट यहाँ पे इन्होंने बोला है, इसलिए नहीं पाश्चात्य विद्वान है, बल्कि बड़ा ही क्लियर कट चीजों को बता रखा है। इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट और विकसित पद्धति माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। साहित्य प्रक्रिया की हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पद्धति का प्रयोग किया। उसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने, बच्चन सिंह ने और बहुत सारे प्रख्यात जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी इसका प्रयोग किया है। चलिए, इतिहास लेखन की हमने परंपरा देख ली, पद्धति देख ली। अब सबसे महत्वपूर्ण पहले पड़ाव पे आते हैं, जिसे कहेंगे आदिकाल, और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ कर, तो चलिए आदिकाल का शुभारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल अपने साहित्यिक वैविध्यता के लिए आधुनिक काल जैसा ही प्रसिद्ध है। वैविध्यता का अर्थ क्या हुआ? विविधता। ठीक है, विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो एक ही शब्द का जब हम ऐसे प्रयोग करते हैं तो यह चीज ध्यान रखिए, आप लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर आपके पास शब्दकोश होने चाहिए। आज के दुर्भाग्य की बात है, हम सभी आधा हिंदी आधा अंग्रेजी पढ़ते हैं, और यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात। फिर जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, या आप जब कुल बोलने का प्रयास करते हैं, या फिर जब निबंध लेखन करते हैं, तो आपके पास शब्द ही नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे पढ़ा ही नहीं है। आपको जो पढ़ाता भी है वह भी शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं करता। उनके भी कहीं से शब्द अरबी से आ रहे हैं, फारसी आ रहे हैं, यहां तक समझ आ रहा है, अंग्रेजी से भी घुसेड़े चले जा रहे हैं उसी में। तो इस बात का विशेष ध्यान। इस काल में जहां एक तरफ रचनात्मक विविधता दिखाई पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ भाषागत विभिन्नता भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। आदिकाल की विशेषता बता रहे हैं। आदिकाल में भाषा के आधार पर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। पहली अपभ्रंश की, आदिकाल में अपभ्रंश की रचनाएं ज्यादा मिलती हैं, और दूसरी देश भाषा, जिसे बोलचाल की भाषा भी कहा जाता है। इसी आधार पर रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल का विभाजन और विवेचन किया है। इसके अंतर्गत केवल 12 ग्रंथों को ही साहित्यिक माना है उन्होंने, जिसमें अपभ्रंश के विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका अपभ्रंश काव्य के ग्रंथ हुए 4। देश भाषा में इन्होंने खुमाड़ रासो, विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, चंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो जिसे आल्हा भी कहा जाता है, खुसरों की पहेलियां और विद्यापति पदावली, इसको देश भाषा में माना इन्होंने। शुक्ल जी ने उपयुक्त 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल करते हुए लिखा। इसमें अंतिम 2 और विसल देव रासों को छोड़कर सब ग्रंथ वीर गाथात्मक है। ठीक है, अंतिम 2 और विसल देव रासों को, यानी कि खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली को। आदिकाल का नाम इन्होंने ही वीर गाथा काल रखा था। क्यों? मैं पहले ही बता चुका, क्योंकि इसमें क्या है, वीर रस का प्रचंड प्रवाह देखने को मिलता है इस प्रकार के साहित्य में। तो इन्होंने भाई जिस प्रकार के भाव होते हैं कविता में, जिस प्रकार के भाव होते हैं रचना में, उस रचना को उस भाव के नाम से भी अभिहित किया जाता है, पुकारा जा सकता है। जैसे कहेंगे ना, अब भाई जैसे बारात का समय है, तो बारात का समय तो उस समय ही श्रृंगारिक गाने बजाए जाते हैं, खुशी माहौल वाला गाना बजाया जाएगा। अब किसी के अंतिम यात्रा में आप अगर मंगल गीत गा दिए, अगर आप जो है श्रृंगारिक गीत गा दिए, तो क्या स्थिति होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह साहित्यिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रख के उनका नामकरण किया जा सकता है, और आसपास के माहौल को ध्यान में रख के ही किसी खास प्रकार के रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, वो चाहे मानव मन में हो, और जब मानव मन में होगा तभी तो रचना में होगा। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए प्राकृताभास हिंदी, प्राकृतिक की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक माना है। आदिकाल का समय इन्होंने कब से कब तक माना? संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात
महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक। आदिकाल की बोलचाल की भाषा को विद्यापति ने, विद्यापति एक कवि रहे हैं। अब इनमें से आपको कमेंट करके बताना है। देखिए हिंट दे रहा हूं, इधर सारी रचनाएं दी गई है ना, अब इनमें से कमेंट करके आप बताइए विद्यापति की कौन कौन रचनाएं हैं। इतने सारे ऑप्शन हैं और कमेंट करके आपको बताना है। प्लीज कमेंट जरूर करिए, बताइए जरूर। देसी भाषा कहा है, आदिकाल बोलचाल की भाषा को विद्यापति ने देसी भाषा कहा, ठीक है। उन्हीं की प्रेरणा से शुक्ल जी ने देश भाषा शब्द का प्रयोग किया। शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों यानी अध्यायों में के अंतर्गत विवेचित किया है। पहला प्रकरण सामान्य परिचय, दूसरा अपभ्रंश काव्य, तीसरा देश भाषा, चौथा फुटकल रचनाएं। अब यहां थोड़ा सा आदिकाल संबंधी प्रमुख तथ्यों में देख लेते हैं। एक तरफ नामकरण दिया गया, दूसरी तरफ उनको रखने वाले व्यक्ति, यानी कि जिन्होंने आदिकाल को कुछ खास खास नामों से बुलाया है, उसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो चारण काल, चारण काल की संज्ञा किसने दी है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने। प्रारंभिक काल गणपत चंद्रगुप्त ने भी। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि काल चारण काल रामकुमार वर्मा। आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी। जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। आधार काल सुमन राजे। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। उद्भव काल वासुदेव सिंह। आधार काल मोहन अवस्थी। प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह। अंधकार काल कमल पुष्प श्रेष्ठ कुलश्रेष्ठ। आविर्भाव काल शैलेंद्र जैदी। कई पुस्तकों में मिश्र बंधु को, यहां देखिए स्टार लगा है। जब इस तरह का स्टार लगा हो तो इसका मतलब है कि नीचे या आगे पीछे कहीं इसके बारे में कुछ विशेष कहा गया है। पुस्तकों में मिश्र बंधु के आदिकाल का नाम आरंभिक काल बताया गया है, जबकि उन्होंने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में प्रारंभिक काल ही नाम का प्रयोग किया है। अब यहां देखते हैं हिंदी के प्रथम कवि। यहां क्या है, यह भी पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसने किसे माना है। मतलब विभिन्न विद्वानों का इसमें भी मतभेद देखने को मिलता है। तो अब इसमें देखते हैं शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत या पुंड को प्रथम कवि माना है हिंदी का, और गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को, स्वयंभू को राम कुमार वर्मा जी ने, राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपा को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्र बरदाई को प्रथम कवि हिंदी का माना है। देवसेन कृत श्रावकाचार, देवसेन एक रचनाकार है, इनकी रचना का नाम श्रावकाचार है, हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है इसे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल में 19 कवियों को शामिल किया है। फिर अगले संस्करण में सिद्धोनाथों को शामिल कर संख्या 75 पहुंचा दी है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा। अब यह क्या मतलब हुआ? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति मतलब ऐसी प्रवृत्ति जिसको खास दिशा में निर्देशित नहीं किया जा सकता, वह अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति थी। यानी कि जो लोगों की भावनाएं थी वह किसी खास दिशा में निर्दिष्ट नहीं थी या निर्देशित नहीं थी, या उन्हें डायरेक्शन नहीं दिया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग घोषित किया। मतलब एक दूसरे के अंतर विरोध देखने को मिला उन्हें, अत्यधिक विरोधी विचारधारा थी, व्याघातों, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के उनमें टकराहट देखने को मिलती है। रामचंद्र शुक्ल जी ने उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का पद्य समझा जाता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने फिर कहा दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में लिखा। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। अब देखते हैं आगे यहाँ पे साहित्य, आदिकाल साहित्य और विविध स्वरूप। तो जब आदिकाल का हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं विविध स्वरूप, तो पहले अपभ्रंश साहित्य देखते हैं। शुक्ल जी के मतानुसार अपभ्रंश नाम पहले बलभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 से पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, धारसेन द्वितीय के शिलालेख से जानकारी मिलती है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के मध्य
के अंत तक अपभ्रंश का स्वर्ण काल माना है। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं, दोहा बंध, पद्धड़िया बंध और गेय पद बंध। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, इस प्रकार के बड़े हिट प्रश्न होते हैं। ठीक है, अपभ्रंश का चरित काव्य, अपभ्रंश का चरित काव्य किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य, जैसे रामचरितमानस होता है तो भगवान राम के जीवन पर आधारित है ना, तो जब किसी व्यक्ति के चरित्र विशेष पर आधारित तो चरित काव्य कहा जाए। पद्धड़िया बंध में लिखा गया है, पद्धड़िया पद्धति में से लिखा गया है। पद्धड़ी 16 मात्राओं का छंद है, इसमें लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंध कहा जाता है। चरित काव्यों में पद्धड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। जोइंदु या योगिंद्र, छठी सती के कवि जोइंदु से दोहा छंद का आरंभ माना गया। अपभ्रंश से दोहे की शुरुआत हुई। जोइंदु की 2 रचनाएं हैं, परमात्म प्रकाश और योग सार। स्वयंभू, अब आगे देखते हैं। स्वयंभू 783 ईस्वी में जैन परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है, इनके 3 ग्रंथ माने गए, पौमचरिव, ऋठ्ठेमचर्य और स्वयंभू छंद। चरिव का मतलब जानते हैं, अपभ्रंश भाषा में चरित कहेंगे, इसको चरिव बोला जा रहा है। ठीक है, पौमचरिव में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, जिसमें राम को अंत में मुनिंद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया। पौमचरिव 5 कांड 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। पौमचरिव को स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। तुलसीकृत रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर भयाड़ी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है। ध्यान रखिएगा, किसे कालिदास कहा गया है, ठीक, किसने कहा है, ठीक है, ये दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही दिया जाता है। स्वयंभू महत्वपूर्ण है, इतने आप देख सकते हैं यहां पे। उसके बाद स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा गया। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा, देसी भाषा। पुष्यदंत, अगले हैं पुष्यदंत। पुष्यदंत मूलतः शैव थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से वो जैन हो गए। इस समय को लेकर विवाद है। शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना। सामान्यतः 972 ईस्वी 10वीं सदी का इनका समय माना जाता है। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। 63 महापुरुष गुणालंकार महापुराण, हृदय कुमार चरिव, जसहर चरिव, यशधर चरित्र। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। तीनों चरित्र आख्यान काव्य हैं। चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का छंद है। स्वयं को अभिमान मेरु तथा काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि की उपाधियां दी है। डॉक्टर भयाड़ी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 और ग्रंथों का उल्लेख किया है, आदि पुराण और उत्तर पुराण। इन दोनों को चौपाइयों में रचित बताया गया है। डॉक्टर तगारे ने पुष्यदंत की भाषा को मराठी की जननी माना। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा। भाखा मतलब भाषा यहां कहा जा रहा है। अगले हैं धनपाल। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की थी धनपाल ने। जिन दत्त सूरी, इन्होंने अपने ग्रंथ उपदेश रसायन रास, जिन दत्त सूर्य की रचना क्या है, उपदेश रसायन रास, 1114 ईस्वी से ले रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया। अब आगे देखेंगे, हर रचना के पीछे आप देखेंगे रास शब्द लगा रहेगा। यह 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान या अद्दहमाण भी मिलेगा, इनका ज्यादातर अद्दहमाण मिलेगा। अब्दुल रहमान का संदेश रासक देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, देसी भाषा में रचित किसी मुसलमान द्वारा प्रथम ग्रंथ है। संदेश रासक विक्रमपुर की एक वियोगिनी, पूछा जा सकता है किस स्थान की और उसका विषय क्या है। एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त की गई है संदेश रासक में।
इस खंड काव्य का समय 12वीं सदी उत्तरार्ध और 13वीं सदी पूर्वार्ध माना जाता है। मतलब 1201 से कहेंगे तो यह क्या हो गया, यह 13वीं सदी हो गई। लेकिन अगर 1110 1150, अगर हम 1151 1152 कहेंगे तो यह 12वीं सदी कही जाएगी। लेकिन अगर 1201 कह रहे हैं, 1205 कह रहे हैं, 1249 कह रहे हैं, 1250, तो यह पूर्वार्ध होगा किसका, 13वीं सदी का। यह प्रथम धर्मेतर रास्य ग्रंथ है। धर्मेतर मतलब धर्म से हटकर, धर्म से हटकर लिखा गया रास्य ग्रंथ है। मुनि सिंह, मुनि राम सिंह 1000 ईस्वी में पाहुड़ दोहा ग्रंथ की चर्चित रहा इनका, पाहुड़ दोहा। हेमचंद्र 1088 ईस्वी में, इन्हें प्राकृत का पाणनि कहा जाता है। हेमचंद्र को 1088 ईस्वी में थे, इनको प्राकृत का पाणन कहा जाता है। जैसे संस्कृत की पाणनि है तो अष्टाध्यायी की इन्होंने रचना की है और व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का निर्माण किया। सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सिद्ध हेम या शब्दानुशासन प्राकृतिक व्याकरण, इस इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। इनके अन्य ग्रंथ भी हैं, हेमचंद्र जी के कुमार पाल चरित, योग शास्त्र, छंदानुशासन, देसी नाम माला कोश, ये राम मुनि जी की रचना है। अन्य की अगर बात करें, अन्य उल्लेख की बात करें, इसमें सोम प्रभ सूरी का कुमार पाल प्रतिबोध 1184 में लिखा गया। गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य है यह, गद्य पद्यमय, ठीक है। तो ये इनकी इनकी रचनाएं थी। अन्य में देख लेते हैं अन्य कौन कौन से हैं और भी बचे हैं इसमें। जैनाचार्य मेरुतुंग, जैनाचार्य मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि 1304 में संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, किंतु इसमें कहीं कहीं अपभ्रंश के दोहे भी हैं। यह ऐतिहासिक महत्व की गद्य रचना है। उसके बाद प्राकृत पैगलम, प्राकृत पैगलम आता है। प्राकृतिक पिंगल सूत्र में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। किनकी किनकी मिलती है? प्राकृतिक पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बर, इनकी रचनाएं मिलती हैं। इसका संग्रह 14 सदी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था। प्राकृतिक पैंगलम की संग्रह किसने किया था? लक्ष्मीधर ने। वंशीधर नामक किसी विद्वान ने इसकी टीका लिखी। प्राकृतिक पैंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हम्मीर रासों की कल्पना की व इसके रचयिता सारंगधर को माना। हम्मीर रासों को, सारंगधर की बात करें, शुक्ल जी ने हम्मीर रासों का रचयिता सारंगधर को और राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल को माना। तो यह दोनों पूछा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल जी ने सारंगधर की रचनाकार किसको माना, सॉरी हम्मीर रासों के रचनाकार कौन किसको माना, और राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना। बच्चन सिंह ने अनुमानतः कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना इनको, सारंगधर को, कि कुंडलिया छंद का इन्होंने प्रथम बार प्रयोग किया था। अब देखते हैं सिद्ध साहित्य। विभिन्न प्रकार के साहित्य मिलते हैं, तो उसी में सिद्ध साहित्य भी देखने को मिल रहा है। बौद्ध धर्म से निकली वज्रयान शाखा, क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, ठीक है, तो उसमें हीनयान, महायान, धीरे धीरे कई सारी उप शाखाएं बनती चली गई। उसी में से एक वज्रयान था जो तंत्र मंत्र को ज्यादा प्रमुखता देते थे। उनका मानना था कि तंत्र मंत्र से सिद्धि हासिल होने से हमें निर्वाण मिल जाएगा और इससे हम अपना प्रभाव भी बना पाएंगे। तांत्रिक योगियों को सिद्ध कहा गया। सिद्धों की संख्या 84 थी, तो संख्या भी पूछा जाता है कि सिद्धों की संख्या कितनी थी। इनका केंद्र कहां था? श्री पर्वत। वज्रयान बौद्ध धर्म का विकृत रूप है। देखिए यहां स्पष्ट कहा गया विकृत रूप है। इसमें सिद्धि प्राप्ति के लिए मध्य, स्त्री, विशेषतर डोमिनी, रजकी आदि, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। तो ये क्या मध्य मैथुन इनकी बात करते हैं। मैथुन, मध्य मैथुन से मानते हैं कि इससे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसी से सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। महासुख वह दशा बताई गई जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इनकी साधना में शून्य का पूरक तत्व वज्र माना है। सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया, तो इनकी अलग भाषा शैली हुआ करती थी। तो इसीलिए आप देखिए कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा गया कि इनकी भाषा शैली का क्या नाम है। इसका प्रभाव नाथों से होता हुआ
भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों पर पढ़ा और उलट बासियां लिखी। उलट बासियां में क्या होता है कि वहां कहा जाता है उल्टा, ठीक है। जैसे बरसे कंबल भीगे पानी, तो अब आप समझेंगे ना, अगर देखेंगे तो कहेंगे अरे पागल हो गया आदमी, कुछ भी लिख रहा है। बरसे कंबल भीगे पानी की बरसे पानी भीगे कंबल, तो ये क्या है, उलट बासियां इसी को कहा जाता है। तो ये रहस्यवादी प्रवृत्तियां होती हैं और रहस्यमय तरीके से लिखी जाती है। देखिए वही समझ सकता है जो इसका पारंगत होता है और इसमें छुपे रहस्य को खोज लेता है। हालांकि आप लोग पारंगत हैं बिल्कुल। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम मुनिदत्त और अद्वय वज्र ने दिया। यह अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा शैली। प्रथम सिद्ध सरहपा सहज जीवन पर बहुत बल देते थे। प्रथम सिद्ध सरहपा, इन्हीं के कहने से इन्हीं से वज्रयान शाखा को सहजयान भी कहा गया। यानी कि जो इन्होंने कहा सहज जीवन जीना है, बहुत कठोर तप हठ योग नहीं करना है, इन्होंने कहा सहज जीवन जीना है, तो इसलिए इस समय क्या बन गया, वज्रयान शाखा को कहा जाए सहजयान भी कहा गया। वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है। वज्रयानी सिद्धों की ये प्रमुख सिद्ध कवि कौन कौन से, थोड़ा सा इनके बारे में देख लें। सरहपा, प्रथम सिद्ध कवि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सरहपा का समय 769 ईस्वी स्वीकार किया है। सरहण को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। सबरपा, सबरपा की अगर बात करें, सबरपा सरहपा के शिष्य थे। जन्म 780 ईस्वी में माना गया। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ चर्यापद है, ठीक है। सबरपा का प्रसिद्ध ग्रंथ चर्यापद। लुइपा, लुइपा का जन्म 773 ईस्वी में सबरपा के शिष्य थे। सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। तो पूछा जा सकता है सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है, लुइपा। डोम्भिप्पा, डोम्भिप्पा का जन्म 840 ईस्वी के आसपास हुआ। विरूपा के शिष्य थे, विरूपा कोई संत थे। इनके 21 ग्रंथ हैं। डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश। कौन कौन से ग्रंथ हैं, ध्यान से सुनिए। 21 ग्रंथ हैं, लेकिन प्रमुख उनमें क्या है, डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश, अक्षर द्विकोपदेश, ठीक है, यह प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब कणहपा को देख लेते हैं। कणहपा जन्म 820 ईस्वी में जलंधरप्पा के शिष्य थे। राहुल सांकृत्यायन ने इनके बारे में लिखा कणहपा के बारे में। कणहपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, ठीक है, विद्वान व्यक्ति थे। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। किसका, दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। इसमें सरहपा, तिल्लोप्पा, कणप्पा के दोहे संग्रहित हैं। हर प्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बंगला अक्षरों में बौद्ध गान ओ दूहा, हर प्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बंगला अक्षरों में बौद्ध गान ओ दूहा के नाम से निकाला। अब देखते हैं हम सिद्ध नाथ साहित्य, ठीक है। अब नाथ साहित्य को देख लें। आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा, आचार्य शुक्ल जी ने नाथ साहित्य के बारे में बोला, गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं। यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। यह आचार्य शुक्ल जी का कथन है। फिर से सुनिए, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस देके पूछ लेगा यह कथन किस विद्वान का है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही, कौन सी यही, वज्रयान शाखा, कौन सी यही, वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षपा भी गिन लिए गए। यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था, ठीक है, अपना मार्ग अलग कर लिया था। हाइलाइटर का सोचा प्रयोग करूं, लेकिन ये दुखदाई ही रहेगा, चलिए पेन ही रखते हैं। नाथों ने वज्रयानी सिद्धों के विरुद्ध मद्य, मांस व मैथुन के त्याग पर बल देते हुए ब्रह्मचर्य पे जोर दिया। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि सिद्धों ने क्या किया था, मद्य, मांस, मैथुन, इस पर ज्यादा जोर कहते थे कि इसी से सिद्धि प्राप्त होगी, ठीक है, इसी से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जबकि नाथों ने ब्रह्मचर्य पर जोर दिया कि नहीं,
अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तभी जाके सिद्धि प्राप्त होगी। साथ ही शारीरिक मानसिक सुचिता अपनाने का संदेश दिया। सुचिता का अर्थ क्या? पवित्रता से है, यानी कि आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से पवित्र होना पड़ेगा। देखिए, यह सामान्य जीवन में मान के चलिए, आप लोगों से मैं मेरी पोस्ट रहती है फेसबुक पे, कहाँ समय मिलता है किसी को आजकल किसी का पोस्ट पढ़ने को। अगर आप में से कोई पढ़ते हैं तो धन्यवाद। देखिए, इसमें क्या होता है ना कि आप जैसी चीजें पढ़ेंगे वैसे ही आपकी सोच होगी, और जैसी चीज खाएंगे वैसे ही आपका शरीर होगा, मन होगा। जैसे कहा जाए, जैसा अन्न वैसा मन, एक कहावत है। तो सादा खाइए, सादा जीवन उच्च विचार, सादा भोजन करिए और विचारों में पवित्रता रखिए। अनर्गल विचारों से दूर रहिए, न अनर्गल साहित्य पढ़िए, न अनर्गल क्या कहा जाए तो चित्र देखिए, न अनर्गल वीडियो देखिए। इससे क्या होता है, आपकी मानसिक सुचिता प्रभावित होती है। सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भाग में था। नाथों ने देश के पश्चिमी भागों, राजपूताने और पंजाब को अपना क्षेत्र बनाया। अब जैसे यहां मैं कोने में थोड़ा सा भारत का मैप बनाने का प्रयास कर रहा हूं। यह हिस्सा जो गुजरात का हिस्सा, यह पश्चिमी भाग कहलाएगा, और इधर बिहार, बंगाल, असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, यह पूर्वी भाग कहलाएगा। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। ये कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे। इससे इन्हें कनफटे भी कहलाते थे। ठीक है, इनकी संख्या 9 है। पहली चीज, कानों में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे, इसलिए इन्हें कनफटे भी कहा जाता था। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने खुद को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। शुक्ल जी ने गोरखनाथ का गुरु मत्स्येंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ का गुरु जलंधर नाथ को माना है। शुक्ल जी ने गोरखनाथ का गुरु मत्स्येंद्रनाथ को और मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधर नाथ को माना है। यहां 9 नाथों की संख्या दी गई है, पढ़ना जरूरी है। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नागार्जुन ये गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार है, ध्यान रखिएगा। जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन, ये 9 नाथ हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथ कौन है? आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिड़ीनाथ, चरपटनाथ जिन्हें चरकानंद भी ने कहा है, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृनाथ, गोपीचंद नाथ, ये 9 नाथ इनके हिसाब से हैं। आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना गया। इनकी संस्कृत रचना कोल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा, संस्कृत रचना इनकी क्या है? कोल ज्ञान निर्णय। संपादन किसने किया है? प्रबोध चंद्र बागची ने। गोरखनाथ जी के बारे में देखते हैं। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। इनके समय को लेकर विवाद है। जैसे राहुल संकृत्यायन ने माला 845 ईस्वी माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी, पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने 11वीं सदी, रामचंद्र शुक्ल रामकुमार वर्मा ने 13वीं सदी। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। किसको? गोरखनाथ को। पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरख के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरख बानी के नाम से किया, कि जो है इसमें ये प्रमाणित ग्रंथ है। किसने? पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखबानी से किया, गोरखबानी नाम से। 14 ग्रंथ निम्न है: शब्द, 15 तिथि, पद, सप्तवार, शिष्यादर्शन, मच्छिंद्र, गोरखबोध, प्राण संकली, रोमावली, नरवय बोध, ज्ञान तिलक, आत्मबोध, ज्ञान चौतीसा, अभय मात्रा योग, पंचमात्रा, ये 14 ग्रंथ हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। अन्य उल्लेख्य ग्रंथ की बात करें तो चौरंगी नाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। चौरंगी नाथ भक्तों में ये पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध थे। इन ग्रंथों को इन नामों से भी जाना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ, इन नाथों को इन नामों से भी जाना जाता है, माफ करिएगा। मीननाथ के नाम से भी मत्स्यनाथ जाने जाते हैं। मच्छंदरनाथ, चौथे बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर,
तो मत्स्येंद्र नाथ को इतने नामों से जाना जाता है। जालंधर को बालनाथ कहा जाता है, नागार्जुन को रसायनी भी कहा जाता है, चौरंगी नाथ पूरन भगत के नाम से जाने जाते हैं। अब देखते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य का प्रमुख केंद्र भारत का पश्चिमोत्तर प्रांत, पश्चिम और उत्तर के प्रांत गुजरात, राजस्थान रहा है। स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य मेरुतुंग आदि जैन कवि थे। मैं रिपीट कर रहा हूं नाम को। स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभा सूरी, जैनाचार्य मेरुतुंग आदि जैन कवि थे। जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही है। इनसे संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं, जैसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? रिपुदारण रास। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्राचीनतम ग्रंथ है, दशरथ ओझा ने 905 ईस्वी समय माना है इसका। क्या है? रिपुदारण दास। अपभ्रंश में प्रथम उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी की रचना है। क्या नाम है अपभ्रंश में? पहला ग्रंथ उपदेश रसायन रास, पहला जैन ग्रंथ है। हिंदी में प्रथम भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। प्रथम धर्मेत्तर रास कौन सा है? संदेश रासक अद्दहमाण का या अब्दुल रहमान का। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास कौन सा है? पंच पांडव रचित रास शालिभद्र सूर्य द्वितीय ने 1350 में लिखा। डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेनकृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है, जिसे देवसेन जी ने लिखा है। शालिभद्र सूर्य देख लेते हैं। शालिभद्र सूर्य के बुद्धि रास का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया है। शालिभद्र सूर्य के बुद्धि रास संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया। शालिभद्र सूर्य प्रसिद्ध ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है, यह 250 छंदों में रचित खंड काव्य है। ध्यान रखिएगा, महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, ये सब भी ध्यान रखा करिए, पूछा जाता है। इसका संपादन मुनिजनी विजय ने किया। देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ श्रावकाचार है, 933 ईस्वी में लिखा गया। क्या है देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ? श्रावकाचार। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। गृहस्थ जीवन धर्म उस वर्णन का केंद्र है। इनका नय चक्र लघु नय चक्र के नाम से प्रसिद्ध है। देवसेन के अन्य ग्रंथ कौन से हैं? आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह, सावय धम्म दोहा। देवसेन के अन्य ग्रंथ कौन से हैं? आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह, सावय धम्म। आशगु कवि के देख लेते हैं। आशगु कवि ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। चंदन बाला रास 1200 ईस्वी में 35 छंदों का खंड काव्य है। जीव दया रास। विजय सेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ है रेवंत गिरी रास, 1231 ईस्वी में लिखा गया। विनय चंद्र सूरी कृत नेमिनाथ चौपाई छंद में 12 मासा वर्णन का आरंभ माना जाता है। अन्य रास काव्य एवं कवि स्थूल भद्र रास 1209 में, जिन धर्म सूरी जीर्ण धाम। नेमिनाथ रास 1213 में ये कवि रहे हैं। और मुनि सुमति गण योग सार की योग चंद्र मुनि। ठीक है, एक तरफ रचनाकार हैं, एक तरफ रचनाएं हैं। अब देखते हैं रासो साहित्य। प्रशस्ति काव्य को ही रासो काव्य कहा गया। प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा वाले काव्य। इसे शुक्ल जी ने आदि काल के प्रकरण 1 में ही स्पष्ट करते हुए लिखा था। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज्य सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा। स्पष्ट हो गया कि इन्होंने क्यों वीर गाथा काल की संज्ञा दी, एक एक शब्द इन्होंने बता डाला। प्रशस्ति मूलक काव्य वीर गाथाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। कौन से? 2 रूपों में मिलते हैं, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में। मतलब 2 रूप में वीर गाथाएं 2 रूपों में मिल रही हैं।
प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में, बैलेट्स भी कहते हैं जिसे। वीर रस के पद्य प्रचलित छंद दोहे की बजाय प्रायः छप्पय में लिखे जाते थे। वीर रस के पद्य प्रचलित जो छंद होते थे उसमें नहीं लिखे जाते थे, बल्कि छप्पय में लिखे जाते थे, छप्पय नामक छंद में। रासो साहित्य का दूसरा नाम चारण साहित्य है। रासो साहित्य का दूसरा नाम चारण साहित्य है। क्यों? क्योंकि ये जो कवि थे, जो रचनाएं करते थे, चारण का काम करते थे। मतलब ये जो अपने आश्रयदाता होते थे, इनकी प्रशंसा में लिख देते थे, रचनाएं कर देते थे। प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ खुमाण रासो है। तो प्रथम प्रबंध काव्य अगर कहें तो वह कौन सा हो जाएगा? खुमाण रासो। वीर गीत वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ बिसल देव रासो। वीर गीत वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ बिसल देव रासो। अब यहां पे देखिए, अब यहां रचनाकार, रचना काल, काव्य का रूप और संबंधित मुख्य बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा। यहां से प्रश्न अगर ना आए तो कमेंट करके बताइएगा। आप लोग चाहे हरियाणा के दे रहे हैं, हम में से कई ऐसे दर्शक हैं जो हरियाणा से हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे साथ सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जुड़े हैं। कुछ हरियाणा से हैं, कुछ उत्तराखंड से हैं, बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, तो मध्य प्रदेश से हैं। खुमाण रासो रचना है, दलपत विजय इसके रचनाकार हैं। 9वीं सदी में लिखा गया प्रबंध काव्य है। चित्तौड़ नरेश खुमाण की वीरता का वर्णन किया गया है। मेवाड़ के परवर्ती शासकों महाराणा प्रताप सिंह, राज सिंह का वर्णन है। इससे लगता है कि यह रचना 17वीं सदी के आसपास की है, किंतु यह बाद में जोड़ा गया है। 5000 छंदों का विशाल संग्रह है। कौन सा? खुमाण रासो। 5000 छंद हैं, ध्यान रखिएगा। विजय पाल रासो नल सिंह इसके जो है रचनाकार हैं और 11वीं सदी में लिखा गया। वीर गीत है, यह रचना उपलब्ध नहीं है। विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ है। विसल देव रासो नरपति नाल का है, 12वीं सदी में लिखा गया। यह 12वीं सदी में लिखा गया। तो यह वीर गीत है, एक विरह परक संदेश काव्य जिसमें अजमेर के राजा चौहान विसल देव और राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग, नायक का रूठ कर उड़ीसा जाना, उत्कल देश, पुनर्मिलन की कथा है। देखिए पूरा संक्षेप ट्रेलर आपको दिखा दिया गया पूरी फिल्म का, ठीक है। इसमें राजा अजमेर के शासक बिसल देव और राजा भोज की पुत्री राजमती का विवाह, वियोग, नायक का रूठ कर जाना, फिर से मिल जाना, पूरी फिल्म है इसमें, ठीक है। ये बता दिया गया। तो कहीं कहीं प्रश्न ऐसे भी बन जाते हैं। रासो होते हुए भी यह प्रधानतः श्रृंगारी और गेय काव्य है। रासो भले है लेकिन यह श्रृंगारी है। भाई अब नायक नायिका है तो वहां पर श्रृंगार का उल्लेख ना हो, यह तो संभव ही नहीं है। हिंदी साहित्य की एक खास बात है, रीति काल तक पर्याप्त श्रृंगार का उपयोग होता है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन इसी में मिलता है। पकड़ लिए बात, ध्यान रखिएगा। प्रथम 12 मासा का प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? बहुत बार पूछा गया है। तो कहां मिलेगा यह? बिसल देव रासो में। 12 मासा वर्णन मतलब 12 महीने के जो है अलग अलग वर्णन, बहुत ही भव्य वर्णन होता है। जो आप लोगों में से पढ़ते हैं साहित्य तो जानते ही हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई जी ने लिखा। इसके उत्तरार्ध को पुत्र जल्लड़ ने पूरा किया, ठीक है। मैं उत्तरार्ध बता चुका हूं। जैसे अगर मैं मानूं 1 से 10 तक की मैं एक लाइन खींचता हूं, ठीक है। 1 से 10 तक की संख्या है। अब 5 जो होगा यह मध्य होगा। 5 से पहले संख्या जितनी होगी यह पूर्वार्ध होगा और 5 से 10 तक जितनी संख्या उत्तरार्ध होगा। 12वीं सदी में लिखी गई प्रबंध पिंगल शैली है इसे। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता के अलावा संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी का भी सुंदर वर्णन है। 69 समय सर्ग है, 69 सर्ग हैं, इसमें पाठ हैं, अध्याय हैं, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिए मुख्य छंद कौन से हैं? कवित्त, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रिटिक, गाहा, आर्या। चंद कवि छप्पय छंद के विशेषज्ञ थे। जो चंद कवि, चंद बरदाई को चंद कवि भी कहा गया, ये छप्पय छंद के विशेषज्ञ थे। बाकी कवित्त, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या, ये जो है छंद का प्रयोग किया है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार 12वीं सदी में लिखा गया। वीर गीत प्रबंध है। इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य और पराक्रम की कथा का वर्णन होना अनुमानित किया जाता है। दोनों ग्रंथ अप्राप्य हैं। दोनों की बात किसकी कर रहे हैं? जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि का
और जयचंद्र प्रकाश 12वीं सदी में दोनों लिखे गए, यह भी प्रबंध काव्य है। किंतु सिंडायच दयाल दास कृत, सिंडायच दयाल दास कृत राठौरारी ख्यात में इसका उल्लेख मिलता है। इसका मिलता है इन ग्रंथों का। अब देखते हैं परमाल रासो। परमाल रासो जगनिक की कृति है। जगनिक निकला 13वीं सदी में, वीर गीत है। महोबा के राजा, महोबा उत्तर प्रदेश में है, राजा परमाल देव दो वीरों आल्हा और ऊदल, ये एटा वगैरह का जो क्षेत्र है ना दोस्तों, महोबा एटा, ठीक है, लक्ष्मी देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ललितपुर वगैरह, ठीक है, इधर का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो उदय उदय सिंह, उदल का उदय सिंह, वीरता का वर्णन किया गया है। इसे आल्हा भी कहा जाता है, आल्हा के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा ही वीर रस का संचार हो जाता है अगर आप सुनेंगे। और आल्हा को कोई पाठ करने वाला होना चाहिए। देखिए पाठ बड़ा महत्व रखता है। एक व्यक्ति ऐसा पढ़े, उसे मर मर के पढ़े, एक एक अक्षर पढ़ के पढ़े, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति पूरे जो है जोश में पढ़े हो, एकदम जो है वीर रस से परिपूर्ण होके, तो उसका मजा कुछ और होता है। काव्य पाठ सबके बस की बात नहीं होती, पढ़ना और पाठ दोनों अलग चीजें होती हैं। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आल्हा खंड के नाम से गाया जाता है। केंद्र बैसवाड़ा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया था। रणमल्ल छंद श्रीधर 14वीं सदी में, वीर गीत है। ईडर के राठौर राजा रणमल्ल की पाटन के सूबेदार जफर खान पर प्राप्त विजय का वर्णन है इसमें। सारंगधर कृत हमीर रासो भी रासो काव्य है जो अनुपलब्ध है। पूछा जाता है कभी कभी कौन सा उपलब्ध है कौन सा अनुपलब्ध है, ये भी पूछ लेते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति की बात करें, पूछा जाता है कि भैया इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है इस शब्द की। तो रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें तो गारसाद तासी ने क्या कहा, राजसूय शब्द से हुआ है। गारसाद तासी ने क्या बोला, राजसूय शब्द से। हर प्रसाद शास्त्री ने क्या बोला, राजयश से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से रासो या रास की उत्पत्ति कहा। नंद दुलारे वाजपेयी रास से। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक या उपरूपक से। राम स्वरूप चतुर्वेदी राउस या का रस से माने। दशरथ शर्मा रासक से। माता प्रसाद गुप्त रासक से। गणपत चंद्र गुप्त रासक रास रासा रासू रासो इससे माने हैं। फिर से पढ़ रहा हूं एक बार। गारसाद तासी ने क्या माना, गारसाद तासी ने राजसूय शब्द से माना। हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से रास या रासो। नंद दुलारे वाजपेयी रास से। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक या उपरूपक। राम स्वरूप चतुर्वेदी रासव का रस। दशरथ शर्मा रासक से। माता प्रसाद गुप्त रासक। गणपत चंद्र गुप्त रासक रास रासा रासु रासो से माना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखित क्या कह रहे हैं, आचार्य शुक्ल जी इनके बारे में कहते हैं, ये यानी कौन, चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको प्रथम काव्य मान रहे हैं हिंदी का, पृथ्वीराज रासो को। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा है, शिव सिंह सेंगर ने। बच्चन सिंह एक राजनीतिक महाकाव्य मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी इन्होंने कहा है। इसका सबसे बड़ा सर्ग कनवज युद्ध है। अगर आप में से कोई भी इसका सही शब्द आप बताओ तो मानेंगे कि आप लोग हिंदी साहित्य सही पढ़ रहे हैं। कनवज का युद्ध, तो कनवज जो है इसका हिंदी शुद्ध शब्द क्या होगा जो आजकल प्रयोग में भी है। इसे इस ग्रंथ का मूल कथानक भी माना जाता है। कयमास वध नामक खंड में मंत्री कयमास के कामांध हो जाने और इस कारण पृथ्वीराज का उसका वध करने का वर्णन कथानक वर्णित है। कयमास वध में ग्रेजुएशन के लेवल में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है। कहा जाता है कि इसके अंतिम भाग को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया। विद्वान इनकी प्रमाणिकता को लेकर इस प्रकार विभाजित करते हैं, प्रमाणित और अर्धप्रमाणित या अप्रमाणित कौन मानता है। देखिए मिश्र बंधु प्रमाणित मानते हैं, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाड, ये सारे लोग कहते हैं यह प्रमाणित ग्रंथ है। ठीक है, जबकि अर्धप्रमाणित मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा ये कहते हैं नहीं, प्रमाणित भी नहीं है अप्रमाणित भी नहीं है, यानी कि ये इसे अर्धप्रमाणित कहते हैं। अप्रमाणित कौन मानता है कि मेरे बकवास है, प्रमाणित ही नहीं है। डॉक्टर बूलर, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं पूर्णतः अप्रमाणित। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या ओपिनियन है इस पे, इसकी रचना शुक शुकी संवाद में हुई थी।
जिन सर्गों में शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त माना गया। सुक सुखी का मतलब क्या हुआ? जैसे तोते होते हैं तो उन्हें सुग्गा कहा जाता है, तोता पैरट जो होता है उसे सुग्गा कहते हैं। तो कहते हैं कि उसमें जेंट्स और लेडीज दो बैठे और आपस में वार्तालाप किए, और उसी का संकलन है। लेकिन अगर जिन सर्गों में शैली नहीं मिलती तो इसका मतलब वो बाद में जोड़े गए हैं। इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य है। आचार्य शुक्ल जी क्या कह रहे हैं? माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलट फेर नहीं किया जाता। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। ठीक है, आचार्य शुक्ल जी ऐसा कह रहे हैं। अब जब आचार्य शुक्ल जी जहां ओपिनियन रख देते हैं वहां समझ लीजिए बाकी सारे ओपिनियन कट गए। ढोला मारूरा दूहा, अब इसके बारे में देखते हैं। रचनाकार कल्लोल हैं, 11वीं सदी में कोई व्यक्ति रहे होंगे। लोक प्रचलित प्रेम काव्य है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में अत्यधिक लोकप्रिय है। राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारवाड़ी की कथा है। राजकुमारी मारवाड़ी, ढोला मारूरा दूहा मूलतः दोहे में रचित। 13वीं सदी में कुशल राय कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़ी। अमीर खुसरो 1255 से 1325 के बीच आए। खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इनका नाम अबुल हसन था। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। संगीत में कव्वाली, तराना गायन शैली, सितार के जन्मदाता माने जाते हैं। अमीर खुसरो को 3 उपाधियों से नवाजा गया। तोता ए हिंद, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, और कवियों के राजकुमार, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा दिया गया। तो तोता ए हिंद किसके द्वारा इन्हें नाम दिया गया? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। कव्वाली, तराना गायन शैली और सितार का जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। ठीक है, कवियों के राजकुमार किसने कहा? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। अवधि का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा जी को। तूतीय हिंद, हिंदुस्तान की तूती भी कहा जाता है इन्हें। इनकी पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है, मतलब बात बात में उक्तियां हैं इनकी, छोटी छोटी लाइन में बड़ी बातें। आवाज ए खुसरवी इनकी संगीत संबंधी ग्रंथ है। आवाज ए खुसरवी इनका संगीत संबंधी ग्रंथ है। खालिक बारी वस्तु फारसी हिंदी शब्दकोश है। कौन सा? खालिक बारी। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहते हैं खुसरो, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। इसका अगर आप अर्थ समझ पा रहे हैं तो बड़े भाग्यशाली हैं, और आप निसंदेह आप सभी विद्वान तो हैं ही, लेकिन कमाल का मर्म छिपा है इसमें, और कितनी सुंदरता से अपनी बात को इन्होंने कहा। ठीक है, उसके बाद इनके ग्रंथ नूह सिपहर में भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन है। खुसरो के साहित्य लेखन का मुख्य लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। अमीर खुसरो की रचनाएं 100 बताई जाती हैं, जिनमें मुख्य कौन सी हैं? खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल, हालाते कन्हैया। ध्यान रखिए इनकी 100 रचनाएं हैं, लेकिन कुछ ही प्रमाणित मान रही हैं लोग और मिल रहे हैं। खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सखने, गजल, हालाते कन्हैया। अब हालाते कन्हैया दे दे तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कि ये किसका होगा, खुसरो का तो नहीं होगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो परेशान नहीं होना, खुसरो का ही है। विद्यापति की देखते हैं बात। 1360 से 1450 तक इनका समय माना जाता है। विद्यापति पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे। इन्होंने 3 भाषाओं, संस्कृत, अपभ्रंश और देश भाषा में 14 ग्रंथों की रचना की है कुल। संस्कृत में कौन से ग्रंथ हैं इनके? अब ध्यान रखिएगा, सुनिएगा कि एक अक्षर को, एक एक जो है लाइन को, एक एक ग्रंथ को। संस्कृत में शैव सर्वस्व सार, संस्कृत का ग्रंथ है इनका शैव सर्वस्व सार। गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्ष कृत्य, संस्कृत ग्रंथ है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्ष कृत्य, ये इनकी रचनाएं हैं। अवहट्ट की बात करें तो कीर्तिलता और कीर्तिपता का। अवहट्ट भाषा में कौन सी 2 रचनाएं हैं केवल? कीर्तिलता और कीर्तिपता का। मैथिली में पदावली,
गोरक्ष विजय जो एक नाटक है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक नाटक है, विद्यापति की निम्न में से कौन सी रचनाओं में एक नाटक है, तो गोरक्ष विजय। और ये और पदावली जो है, पदावली और गोरक्ष विजय दोनों मैथिली में लिखी गई। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत और पद्य भाग मैथिली में है। देखिए कमाल की बात है ना। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा। जातीय कवि किसने कहा? बच्चन सिंह ने। किसको कहा? विद्यापति को। निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है। निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा। विद्यापति को मैथिली कोकिल। अभिनव जयदेव कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशानन, पंचानन इत्यादि उपाधियां दी गई। आचार्य शुक्ल की प्रसिद्ध उक्ति है इनके संदर्भ में, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये कहते हैं कि यहाँ अध्यात्म वगैरह का कोई लेना देना नहीं है, शुद्ध श्रृंगारिक चीजें हैं, लिखी गई हैं। शुक्ला जी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं। विद्यापति के संदर्भ में रामस्वरूप चतुर्वेदी का मत है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए शुक्ला जी कमेंट कर देते हैं। कीर्तिलता 14वीं सदी का अंत या 15वीं सदी का आरंभ। प्रबंध काव्य पूर्वी अपभ्रंश। तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन किया गया कीर्तिलता में। ऐतिहासिक महत्व है जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन। कवि ने इसे स्वयं कहानी कहा है, स्वयं इसकी भाषा को अवहट्ट कहा है। इसकी रचना भृंग भृंगी संवाद में है। ठीक है, रचना भृंग भृंगी संवाद। कीर्तिपता का यह इसकी सूचना मात्र है, अभी तक इसका प्रकाशन नहीं हुआ है। श्रृंगार कि विद्यापति के कवि रूप के संदर्भ में विद्वानों के मत, यानी कि कौन इन्हें श्रृंगारी कवि कहता है, कौन इन्हें भक्त कवि कहता है, कौन रहस्यवादी कवि कहता है, तो हर प्रसाद शास्त्री इन्हें श्रृंगारी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुर, ये सारे लोग कहते हैं कि ना ना ना, ये भक्ति कवि नहीं है, भक्त कवि नहीं है, श्रृंगारी कवि है। तो कौन कौन कहता है, फिर से सुनिए एक बार रिपीट करते हैं फिर से। कौन कौन कहता है? हर प्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुर, ये कहते हैं कि भैया ये शुद्ध श्रृंगारी हैं, ज्यादा आप लोग बहकिए मत। बाबू ब्रजनंदन सहाय कहते हैं कि नहीं, ये भक्ति के कवि हैं। श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीन व्यक्ति अकेले मिलते हैं, कहते हैं भक्त कवि हैं। कौन कौन? बाबू श्याम ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। रहस्यवादी कौन मानता है? जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र, ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये रहस्यवादी कवि, ना ही श्रृंगारी कवि है, ना ही भक्त के कवि है, भक्त हैं। अब यहां देखते हैं गद्य साहित्य। गद्य साहित्य देख लेते हैं कौन कौन से। तो रचनाकार जैसे कुबलय माला कहा, उद्यतन सूर्य रचनाकार है, 9वीं सदी में लिखा गया। आरंभिक उल्लेख गद्य ग्रंथ अपनी भाषा के कारण चर्चित। राउरवेल रोड कवि के द्वारा लिखा गया, 10वीं सदी का समय माना जाता है। शिलांकित कृति है यह, शिलांकित कृति का मतलब पत्थरों पे लिखा गया। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, यानी कि जिसमें गद्य और पद्य दोनों विधाओं का समुचित इस्तेमाल किया गया हो। राउल नामक नायिका का नख शिख वर्णन है। नख शिख वर्णन का मतलब क्या हुआ? पैरों के नाखून से लेते हुए सिर के चोटी तक का वर्णन जो होता है उसको नख शिख वर्णन कहा जाता है। ठीक है, तो यह साहित्य की एक अपनी विशेषता है। जब आप पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे नख शिख वर्णन बहुत सारे लोगों ने किया है। इसमें हिंदी में नख शिख वर्णन की परंपरा का आरंभ माना जाता है। देखिए बताया ना, यहीं से आरंभ हो जाता है अब नख शिख वर्णन का। इसमें कलचुरी राजवंश के एक सामंत को 7 नायिकाओं का नख शिख वर्णन है। कलचुरी राजवंश के, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है केवल यही। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा ने लिखा है, 12वीं सदी का ग्रंथ है। बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति, भाषा आदि पर प्रकाश डाला गया है। किसमें? उक्ति व्यक्ति प्रकरण पे। व्याकरण के अनुकूल व्यवस्थित यह व्याकरण शास्त्र है।
इसे व्याकरण शास्त्र की संज्ञा दी गई है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिषेश्वर ठाकुर जी की रचना है, 14वीं सदी में लिखी गई। मैथिली हिंदी में रचित यह ग्रंथ शब्दकोश सा प्रतीत होता है। सुनीत कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया है। अब देखते हैं यहाँ विविध विभिन्न देखते हैं। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कवि राजा बांकीदास की कुकवी बत्तीसी 1817 ईस्वी में हुआ, सॉरी संवत में हुआ। किसका? डिंगल शब्द में, ठीक है। सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कवि राजा बांकीदास की कुकवी बत्तीसी में हुआ। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज की पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। बसंत विलास रचनाकार अज्ञात है। इसका बसंत विलास इसके रचनाकार अज्ञात हैं। 13वीं सदी में रचित 84 दोहों का एक श्रृंगारिक काव्य है। माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया। वर रुचिकृत प्राकृत प्रकाश, वररुचि हैं एक रचनाकार, प्राकृत प्रकाश उल्लेखनीय है इनके ग्रंथ। अब देखते हैं महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, कुछ कुछ देख लेंगे, बहुत नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम पढ़ते चले जाएंगे, जिससे कि देखिए एक हैबिट बनी रही। कभी कभी क्या पूछता है आपको, केवल काव्य पंक्तियां दे देगा, पूछेगा किस भाषा की हैं, ठीक है, या फिर किस कवि की हैं, तो जानना चाहिए। जैसे देवसेन की एक रचना है, जो जीर्ण सासण भासियु सो मई कहियो सारु, जो जीर्ण सासण भासियो सो मई कहियो सारु। सरहपा की एक है काव्य, पंडी सल सत्य बखड़ाई देह ही बुद्ध बसत न जाड़ई। ध्यान रखिएगा ये रहस्यवादी भी हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जो सीधे सीधे समझ में नहीं आती। जहि मन पवन संचरई रवि शशि नाही पवेश, तहि बत चित्त विसाम करु सरहे कह उवेश, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल चिराव सहाबे मुकल। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हठ योग की बात कर रहे हैं। जहि मन पवन संचरय, ठीक है, तो हठ योग की चर्चा मिलती है। लुईपा का तरुवर पंच बिडाला, का तरुवर, कौआ तरुवर पंच बिडाला, पंचभूत की बात कर रहे हैं यहाँ, और का कौआ हो गया, तरुवर भिक्ष। कढ़पा की एक है, आगम बेह पुड़ा रही पाड़ी माड़ वहंती। हेमचंद्र में भल्ला हुआ जुमारिया बहिड़ म्यारा कंतु। यहां जो है जो नायिका है उसे दुख है, कि उस बात का दुख है कि उसका पति मारा गया, लेकिन इसमें एक आश्चर्यजनक सुखद आश्चर्य भी है। सुखद क्या है इसमें बता रही, वो कह रही कि भल्ला हुआ जुमारिया, मतलब अच्छा हुआ बहन जो हमारा पति मारा गया। ठीक है, भल्ला हुआ जुमारिया बहिण म्यारा कंतु। आगे की यहां लाइन नहीं दी हुई है, जिसमें कहा जाता है कि भल्ला हुआ जुमारिया मतलब अच्छा हुआ सखी जो मेरा पति मारा गया, युद्ध क्षेत्र से भागा तो नहीं, ये बात है इसमें। अब गोरखनाथ की रचना देखिए, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे। यहां रहस्यवादी प्रवृत्तियों का उद्घाटन किया जा रहा है। देखिए मैं प्रत्येक लाइन को करूंगा अगर तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी ये आप लोगों की प्रतिक्रिया भी मुझे देखना है, बाकी आगे तो मैं व्याख्या करते ही चलूंगा। और जो काव्य पढ़ाऊंगा ये इतिहास है, जब काव्य पढ़ाऊंगा तो काव्य में व्याख्या भी करूंगा। वहां व्याख्या एक प्रत्येक कवि की जितनी रचनाएं निर्धारित हैं सारी रचनाओं की व्याख्या करता चलूंगा। ठीक है, जो जो पिंडे सोई ब्रह्मंडे, उन्होंने कहा कि इस शरीर में, पिंड मीन्स शरीर, जो इस शरीर में वही ब्रह्मांड में। अवधु मन चंगा तो कठौती में गंगा, नाथ बोले अमृतवाड़ी बरसे कौली भीजे पाड़ी। देखिए वही चीज है ना, नाथ बोले अमृतवाड़ी और बरसे कवली, कवली मतलब कंबल, और भीजे पानी। 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले तब अंतर बसे भंडारा। ठीक है, ये योग की बात कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि जो हमें विचलित करने के लिए विभिन्न प्रकार के आडंबर आते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। चंद्रवरदाई, अब आगे देखते हैं। पुस्तक जल्हड़ हथ दई चली गंजन निप्रकाज। कह रहे हैं कि पुस्तक अपने पुत्र जल्हड़ को हाथ में दिया और चले गए नृप के काज के। मनोह कला ससिभान कला 1600 बन्नीय, बाल बैस ससिता समीप अमृत रस पिन्नी। जगनिक की देख लेते हैं रचना, क्या कह रहे हैं। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिय सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। अगर आप लोगों में से ये समझ पा रहे होंगे तो ये वीर रस की रचना है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, 12 बरस लो कुकुर जीवे, 12 बरस जो होता है कुत्ता का जीवन होता है, और 13 लो जिय सियार, और 13 साल सियार जीता है, और बरस 18 छत्री जीवे, और कह रहे हैं
क्षत्रिय की जीवन केवल 18 वर्ष का होता है, उसके बाद अगर वो जी रहा है तो उसका जीवन जीवन नहीं हुआ। अब आप इसके भाव को क्या क्या समझ लेते हैं, यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। आगे जीवन को धिक्कार, मतलब 18 वर्ष तक ही उसका जीवन है, बाकी जीवन का धिक्कार है, उसके बाद कोई जीवन होता है। अमीर खुसरो की रचना देखते हैं। एक थाल मोती भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। अब बताइए, कमेंट करिए, आप बताइए, बहुत आसान है। ठीक है। एक नार ने अचरज किया, सांप मारे पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खावे, सूखे ताल सांप मर जावे। आप लोग कहते हैं बूझो तो जाने, इस तरह की चीजें। उसके अलावा क्या है, एक नार दो कोले बैठी, एक नार दो कोले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठ उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। ठीक है, देखिए मजेदार है। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। अब नीचे के दो हो और गीत बिल्कुल ब्रज भाषा में है, अर्थात मुख प्रचलित काव्य भाषा में दिया गया है। अब देखिए यहां देखते क्या है। उज्जल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीव को, दो भय एक रंग। क्या रहस्यवादी भाव यहां व्यक्त किया जा रहा है। देखिए साहित्य पढ़ने में ना जो आनंद है ना, अगर आप समझ रहे हैं। अब यहां भी देखिए इसका तो गाना है, इसको तो गाना मतलब आज भी गाने में नए नए में जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है। जेहाल मिसकी मुकुंद गाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा नदार में जा, नलेहु काहे लगाए छतियां। तो इसको देखिए यहां पर क्या हुआ है कि कहीं न कहीं जो शब्दों का प्रयोग है इतने सटीक तरीके से किया जाता है ना कि मजा सा आ जाता है पढ़ने में। ठीक है। उसके बाद यह कथन प्रख्यात है उनका, चू मन तूतिये हिंदुम और रास्त पुरसी, जे मन हिंदुई पुरख तानाज गोयम। देखिए इसका नीचे अर्थ दिया गया है, लेकिन देखिए जो खुसरो के बारे में बात करेंगे ना तो कई भाषाओं के ये जानकार थे, तो इनकी रचनाओं में उनका उनका लक्षण तो दिखना लाजमी है। तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। यहां पर हमारा चलिए आदिकाल, यह अच्छा अभी समाप्त नहीं हुआ, मुझे लगा समाप्त हो गया, तो यहां इसका अर्थ आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लंबा हो जाएगा ज्यादा। अब विद्यापति को देखते हैं। कीर्ति लता से और पदावली से दिया गया। देसिल बैना सबजन मिठा, ते तैसन जमपौ औ हट्टा। देसिल बैना सबजन मिठा, जो देसी भाषा होती है उसके बारे में कह रहे हैं। उसके अलावा बाल चंद बिज्जावह भाषा, दुह नहीं लगन दुज्जन हासा। विद्यापति पदावली से क्या बोल रहे हैं। खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने बसन धूल तनु भरई, माधव हम परिणाम निराशा, तुह जगतारन दीन दया में अतये तोहर विश्वासा। तो ये इनकी रचनाएं रही कुछ आदिकाल संबंधित। आप बार बार अभ्यास करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, परीक्षा में अगर इस तरह के आते हैं तो आपके समझ में आ जाएंगे, अबूझ नहीं लगेगा कि अरे यार ये क्या दे दिया, समझ नहीं आ रहा है। तो इससे बचने के लिए आप इसको अभ्यास करिए, बार बार वीडियो देखिए। और अगर अभी तक आप बने हैं हमारे चैनल पर नए हैं तो आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। इसके अलावा आप अपने मित्रों को भी भेजिए, उनको भी लाभ मिले इसका। तो उन भाई देखिए, मित्र केवल इसलिए थोड़ी ना होते हैं कि आप गप्पे लड़ाइए, फोन पे बात करिए और रील्स भेजिए। मित्र तो इसलिए भी होते हैं ना कि आपका लाभ उनका लाभ, आपकी हानि उनकी हानि। तो आपको कोई लाभ मिल रहा है तो उन तक पहुंचाइए। और साहित्य का विद्यार्थी बड़ा खुले दिल का होता है, तो याद रखिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और उन्हीं को शेयर करिए जिनको इसकी जरूरत है, विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं। बेवजह किसी को मत शेयर करिए कि हाँ उसे शेयर कर दी, बाद में गाली देखिए यार बेवजह भेजता रहता है। ठीक है, और मुझे भी दो चार पड़े। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सबको धन्यवाद।